आई एम मोना सिंह एंड यू आर वॉचिंग एग्जाम इनसाइट। जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम इनसाइट पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी थर्ड एडिशन बुक के विविध भाग से संबंधित भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए। जो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, कांस्टेबल हो, एसएससी हो या टीआरई हो, इस टाइप के जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पंचवर्षीय योजना से एक आध दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिलेगा। बिहार दरोगा में थोड़ा सा इसका वेटेज ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जितने भी स्लाइड में आपको दिख रहे हैं ना, कि आगे की स्लाइड में देखिए, यहाँ जितने भी आपको लिखे हुए वर्ड्स मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। तो आप लोग अपने लिए एक कॉपी और पेन भी रख लें कि अगर कुछ ज़्यादा मिल रहा है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप उसको नोट डाउन भी करते चलें, ताकि रिवीजन भी हो सके आपकी। और जो लोग भी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि इसको याद कैसे करना है, तो आप लोग ना इसको याद ऐसे ही कर सकते हैं कि रिवीजन करें। रिवीजन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है किसी भी चीज़ को याद करने का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा, कांस्टेबल, इवन टीआरई, हर एक एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब एकदम कंफर्मेशन है कि इससे क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। तो यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन यही हो जाता है कि प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है। तो यह है आपको एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है। किसकी है? एम विश्वेश्वरैया की। आगे देखते हैं हम लोग। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था 1938 में। और 1944 में क्या आया था? तो ये आया था आपको बम्बई प्लान। क्या आया था? 1944 में बम्बई प्लान आया था, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रधार योजना थी। और बम्बई प्लान के जो सूत्रधार थे वो कौन थे? तो वो थे आपको सर आरदेशियर दलाल थे। वो कौन थे? सर आरदेशियर दलाल थे। आगे है स्वतंत्रता पश्चात 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित की गई थी, जिसकी सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन, जो कि एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई थी। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ से 15 मार्च 1940 में फोकस करते हैं, जो कि योजना आयोग का गठन है। तो ये कब हुआ था? आपको डेट एकदम भूलना नहीं है। 15 मार्च 1950 कब हुआ था? 15 मार्च 1950 योजना आयोग का गठन, जिसको प्लानिंग कमीशन भी बोलते हैं। और प्लानिंग कमीशन के हेड कौन थे? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट हेड कौन थे, तो ये थे आपको केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी थे। ऐसे वहाँ पे आप लोग अगर पेन और कॉपी लेके बैठे हुए हैं तो प्लीज़ वहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लेंगे, जहाँ पे अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ होगा तो वहाँ अलग से बताया जाएगा, आप लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतने में काम चल जाएगा। ठीक है, तो केसी नियोगी थे। और अगर बहुत डेप्थ में पूछता है कि चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के, जैसे पूछेगा ना कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे योजना आयोग के, तो ये थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट हेड कौन थे? तो ये थे आपको केसी नियोगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट है आपको पंचवर्षीय योजना का। पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई थी। 1 अप्रैल 1951, एकदम भूलना नहीं है। 3 बार 4 बार रिपीट करिए कि पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई थी। आगे देखेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग द्वारा बनाया गया था। कार्यान्वित भी वही लोग किए थे और उसी के द्वारा निगरानी भी हुई थी। भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य और उपलब्धियों को संक्षिप्त वर्णन उनका नीचे दिया हुआ है, वहां से हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए योजना और उनके उद्देश्य दिए हुए हैं। पहला पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56 का। कब है? 1951 से 56 का, जिसकी समृद्धि लक्ष्य 2.1% है। जहाँ उससे ज़्यादा ही हम लोगों ने कवर किया है, जो कि आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, यह है आपको हैरिट डोमर मॉडल पर आधारित है। किस पे है? हैरिट डोमर मॉडल पर आधारित है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। आगे देखेंगे कि वास्तविक वृद्धि कितनी हुई थी, तो 3.6%। हम अभी मैंने बताया ना आप लोगों को कि जितना हम लोगों ने लक्ष्य रखा था उससे ज़्यादा की वृद्धि हुई थी। यहाँ पे प्रमुख अर्थशास्त्री के.एन. राज इस योजना के प्रमुख शिल्पकार थे। और ध्यान कहाँ पे केंद्रित था इस योजना का? तो कृषि पर, मेनली कृषि पर था। खाद्यान्न के आयात, वही देख सकते हैं आप लोग, खाद्य सुरक्षा, तो सब कुछ कृषि से रिलेटेड है। सिंचाई था आपको भाखरा नागल डैम, दामोदर घाटी, हीराकुंड डैम आदि नदी घाटी परियोजनाएं प्रारंभ की गई थी।
ग्रामीण सभ्यता, कीमत स्थिरता, विद्युत शक्ति एवं परिवहन। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया और राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 में पारित किया गया। संपत्ति शुल्क 1953 में। अगर जिसको बस थोड़ा जितना यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है ना, अगर आपको थोड़ा बहुत जानना है या बस एग्जाम के हिसाब से कि पीटी में अगर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीटी में अगर किसी भी एग्जाम के पीटी में अगर आपको बैठना है, बीपीएससी को छोड़ के, अगर बीपीएससी मतलब इस बारी वाले पैटर्न पे जाता है तो आपको शॉर्टकट में ही आपका काम निकल जाएगा। जैसे देखिए, पंचवर्षीय योजना ऐसे याद रखना है। बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि कैसे याद रखना है मैम, इसको ये बताइए। तो याद रखने का ना एक ही बेसिक रूल है कि बार बार रिवीजन करिए। इस वीडियो को ही अगर आप लोग 1.5 की स्पीड पे 2 बारी 3 बारी देख लेंगे ना, तो एकदम रटा रटा जाएगा कि याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर बहुत अच्छे से याद करना है तो प्लीज़ एक पेन और कॉपी ले लीजिए, वहाँ पर आप लोग लिख लीजिए और दोबारा तिबारा लिखिए, खुद ही आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए, पंचवर्षीय योजना तो फर्स्ट कब है? 1951 से 56, 1951 से 56। और इसका मॉडल क्या है? तो ये है आपको हैरी डोमर मॉडल। और किस पे रिलेटेड है ये? तो ये आपको कृषि से रिलेटेड है। किससे? कृषि से रिलेटेड है। बस इतना ही याद रखना है कि पहला कृषि से रिलेटेड है और हैरी डोमर मॉडल है 1951 से 56 तक का। सेकंड पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा सिंचाई के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे भाखरा नागल है ना, तो आपको भाखरा नागल डैम किससे रिलेटेड है? तो ये आपको सतलुज नदी पे है। हीराकुंड आपको महानदी पे है, ऐसे करके है ना। और एक और स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का, मतलब जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है आपको कि वो ना आपको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया की संज्ञा देते हैं इसको। जवाहरलाल नेहरू ना आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहते हैं? तो वो आपको डैम को कहते हैं, जिसको हम लोग बांध बोलते हैं ना। बांध को जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत का मंदिर भी कहते हैं। देखेंगे हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका ईयर क्या है? तो इसका ईयर है आपको 1956 से 61। क्या है इसका? 1956 से 61। ये किस पे ये मतलब कौन से मॉडल पे बेस्ड है आपको? तो ये आपको नेहरू महालबोनिस मॉडल पे है। ये किस पे है? नेहरू महालबोनिस। अभी तो हम लोग देख चुके हैं ना कि कृषि पे हम लोग आ चुके हैं, कि कृषि में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो कृषि से बढ़ने के बाद हम लोग को आत्मनिर्भर बनना भी होगा ना। सिर्फ कृषि से तो काम चलेगा नहीं। तो औद्योगिकरण जैसा विश्व में चल रहा है, जैसा डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस हिसाब से हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो वैसे ही देख लीजिए कि कृषि आया पहले, उसके बाद हम लोग उद्योग में हाथ लगाएंगे, तो फिर औद्योगिकरण आ जाता है आपको, जो कि किस पे बेस्ड है? तो आपको नेहरू महालबोनिस मॉडल पे बेस्ड है। वहाँ हमने देखा कृषि, यहाँ पे हम लोग देखेंगे औद्योगिकरण। यहाँ पे आत्मनिर्भर भारी पूंजीगत वस्तु उद्योग में निवेश करना ध्यान था हमारा। विदेशी ऋणों के माध्यम से भारी आयात की वकालत है। 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र क्रमशः ब्रिटेन, रूस और जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे कि दुर्गापुर और भिलाई और राउरकेला किसके हेल्प से बना है, कौन से मतलब वर्ल्ड में कौन से कंट्री के हेल्प से बना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दुर्गापुर किससे बना है? तो ब्रिटेन के हेल्प से बना है। भिलाई आपको रूस, जो कि उस टाइम का यूएसएसआर था, अभी ना अलग हो गया है रसिया, उस टाइम तो यूएसएसआर था ना। तो अगर यूएसएसआर रहे ऑप्शन में तो कंफ्यूज नहीं होना है। भिलाई यूएसएसआर वहाँ पे लेके जाना है, रसिया रहे तो रसिया पे मारना है। राउरकेला, तो राउरकेला आपको जर्मनी के हेल्प से बना है। आगे देखेंगे हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये है आपको 1961 से 66, 1961 से 66। ये सुखमय चक्रवर्ती महालबोनिस मॉडल के आधार पर है। महालबोनिस यहाँ पे आपको मतलब एकदम जैसे देखिए यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा दिया हुआ है ना। अब बस इतना समझिए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ना, इसका लक्ष्य था आपको 5.6%, लेकिन हम लोग कवर कितना कर पाए थे? 2.84%। और क्यों इतना कम किए थे? बस इसका रीजन जानना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इतना कम क्यों हुआ था। तो ये आपको मेन रीजन था इसका, चीन का जो आक्रमण हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और भयंकर सूखा पड़ गया था। ये 3 रीजन ना मेन है कि हम लोग जितना मतलब जितना हम लोग सोचे थे ना कि 5.6% हम लोग समृद्धि लक्ष्य रखे थे, लेकिन हो नहीं पाया था, वो यही रीज़न था। सॉरी, चीनी आक्रमण आपको 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और भयंकर सूखा आपको 1965 से 66। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछते हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के तहत कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो ईयर याद रखने पे आपका काम हो जाएगा, जो कि 1965। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 थी, तो उसी के बीच में आएगा। और चीन का आक्रमण जो हुआ था वो भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम में हुई थी। इसी वजह से ये ना पूरा विफल हो गया था, मतलब जितना हम लोग सोचे थे उस हिसाब से तो हुआ नहीं है। तो विदेशी मुद्रा के संकट के कारण भारत ने आईएमएफ से उधार भी लिया था। यहाँ देखिए, भारत ने आईएमएफ से उधार लिया और यहाँ पे 1966 में पहली बार रुपये का अवमूल्यन किया गया। यद्यपि तकनीकी रूप से यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं है, तो इसको ध्यान नहीं रखेंगे। यहाँ पे भारतीय खाद्य निगम की स्थापना होती है, भारतीय औद्योगिक विकास की स्थापना होती है, औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम भी आता है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना है कि कृषि मूल आयोग की स्थापना जो होती है 1965 में,
उसका नाम बदलकर बाद में CACP रख दिया जाता है, जिसको कृषि लागत और मूल आयोग कर दिया जाता है। तो ये कब हुआ था? 1965 में CACP। पहले इसको क्या बोला जाता था? कृषि मूल आयोग, बाद में इसका नाम कृषि लागत और मूल आयोग हो गया, CACP हो गया। 3 साल का हमारा पंचवर्षीय योजना अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद ना 3 साल का गैप आ गया था। क्या आ गया था? 3 साल का गैप, जिसको योजना अवकाश बोलते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि थर्ड 5 ईयर प्लान जो आया था ना, तीसरी जो आई थी आपको योजना, वार्षिक योजनाएं, तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं जो आपको आई थी, उसके टाइम में हम लोगों ने देखा ना कि हमारी स्थिति बहुत ही डाउन हो गई है। मतलब जो वॉर हो रहे थे और अकाल पड़ गया था, इन सब चीज़ों की वजह से ना हम लोग 3 साल का गैप लेते हैं। 3 साल के लिए हम लोग योजना अवकाश लेते हैं। 3 साल के लिए योजना अवकाश लेते हैं, जिसको प्लान हॉलीडे बोला जाता है, 1966 से 69 का। और यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं मेनली एग्रीकल्चर पे। मतलब यहाँ से देखिए, जैसे चौथी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तो तैयार था, लेकिन खराब वित्तीय स्थिति के कारण हम लोग तीन वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं, जिसको एनुअल प्लान बोलते हैं, बनाते हैं एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे देखिए, इन 3 वार्षिक योजनाओं के दौरान एक सर्व था नई कृषि नीति। अभी अभी मैंने बताया ना कि कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए मेनली, जिसमें हरित क्रांति के अंतर्गत उच्च उपज किस्म वाले बीजों का व्यापक वितरण, उर्वरकों का व्यापक उपयोग, सिंचाई क्षमता का दोहन और मृदा संरक्षण पर फोकस करते हैं। तो इस टाइम में हरित क्रांति भी आ गई थी। हरित क्रांति से रिलेटेड कौन है, थोड़ा सा ये भी जान लेंगे कि हरित क्रांति से वर्ल्ड में कौन रिलेटेड है। तो नॉर्मन बोरलुंग। कौन है? नॉर्मन बोरलुंग है। और भारत में कौन है? तो ये है अपने MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन, जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चौथी पंचवर्षीय योजना याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे देखिए, 3 साल की योजना आई थी पंचवर्षीय और 3 साल का गैप हो गया था। उसके बाद हम लोग चौथे पे आते हैं। तो ऐसे डेट याद रखेंगे कि 1951 में शुरू हुआ, उसके बाद उसमें 15 साल जोड़ दीजिए कि 5-5 साल का 3 साल के लिए आया, और फिर 3 साल का गैप हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग 1969 से 74 पे आ जाएंगे, क्योंकि 3 साल का तो गैप हुआ ना 1966 से 69 में। तो अब हम लोग 69 से 74 पे आते हैं, जो किस पे बेस्ड है? आपको गाडगिल फार्मूला पे। किस पे है? गाडगिल फार्मूला पे, जिसका फोकस मेनली कृषि के विकास पे था, ताकि अन्य क्षेत्रों को भी आत्मनिर्भरता मिले, आगे की तरफ बढ़े हम लोग, कृषि से ऊपर उठे और सक्षम बनाए खुद को। योजना के पहले 2 वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन देखा गया, यद्यपि अंतिम 3 वर्ष खराब मानसून के कारण अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके। पहली बार सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, राजाओं के मिलने वाली प्रीवी पर्स की समाप्ति, हरित क्रांति के नतीजे और भारत पाक युद्ध इस योजना अवधि के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां थी। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 शुरू किया गया। आगे देखेंगे हम लोग, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974-75 में शुरू किया गया। जैसे देखिए, यहाँ पे इतना सब कुछ पढ़ने के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया कि मतलब क्या था नहीं था। और अगर नॉर्मल में जानना है, जैसे इंग्लिश में अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो बस इतना समझिए कि जो 4th 5 ईयर प्लान था वो आपको गाडगिल फार्मूला पे था। और बस इतना याद रखना था कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी और अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। मतलब हम लोग को ग्रोथ तो करना है, जैसे कृषि पे फोकस तो करना है, लेकिन अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता कृषि पे होगी तभी तो हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे ना, धीरे धीरे सुधारेंगे। तो बस इतना ही है आपको गाडगिल फार्मूला, और यही है, बस इतना ही खत्म हो जाता है। ज़्यादा इतना जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, इतना सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं हम लोग 5वीं पंचवर्षीय योजना पे। जैसे वहाँ हमने देखा कि 3 साल के बाद आपको 3 साल के बाद 3 साल का फिर गैप आ जाता है, फिर यहाँ पे 2 साल के बाद आपको 2 साल का गैप आ जाएगा। मतलब 2 पंचवर्षीय योजना होगी, फिर 2 साल का गैप होगा, वहाँ पे 3 पंचवर्षीय योजना, फिर 3 साल का गैप, ऐसे याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये आपको DD धर मॉडल, नहीं DP धर, इसको DP धर मॉडल बोला जाता है। DP धर मॉडल पे बेस्ड है ये। और इसका मेन था ना आपको गरीबी हटाओ, निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये आपको ना इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड का है। तो इसका मेन क्वेश्चन यही होता है कि जो गरीबी हटाओ का जो फॉर्मूला था वो कौन से मतलब पंचवर्षीय योजना में आया था? तो ये आपको आया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का आया था। और इसके टारगेट्स क्या क्या थे? प्रारंभ किए गए थे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, कुछ आधारभूत न्यूनतम जरूरतों को उपलब्ध कराना तथा इस प्रकार के लोगों के जीवन में सुधार करना। निर्देशित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य लोगों विशेष रूप से BPL परिवारों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार था। 1975 में आपातकाल की घोषणा के कारण योजना रद्द कर दी गई। 1978 में नई जनता सरकार द्वारा रोलिंग प्लान 1978-83 प्रारंभ की गई। यद्यपि आवर्ती योजना को भी 1980 में सरकार के परिवर्तन के कारण बीच में ही समाप्त कर दिया गया। कांग्रेस सरकार ने 1978-79 को मूल चौथी पंचवर्षीय योजना का भाग माना। 1989-80 को पृथक वार्षिक योजना के रूप में लिया गया।
और इस योजना के दौरान मरुस्थल विकास कार्यक्रम को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 1977-78 में लागू किया गया। आवर्ती योजना, जिसको रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुन्नार मॉडल, जो कि अपने पुस्तक एशियन ड्रामा में किए हैं। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अगर आप लोगों को समझना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी, तो बस इतना याद रखिए कि डीपी धर मॉडल पे बेस्ड है ये इसमें आपको मेन टारगेट था कि गरीबी हटाओ। ये इंदिरा गांधी के टाइम का था, और जितना हम लोग जानते हैं कि 1975 में क्या आया था, तो इमरजेंसी आया था, और इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। जैसे अभी मोदी जी सरकार में है, ठीक है, और मोदी जी कोई फॉर्मूला या कोई मॉडल लेके आते हैं, और अगर उनकी सरकार गिर जाती है तो राहुल गांधी बनते हैं या कोई भी और बनते हैं सरकार में, तो वो उनके मॉडल को फॉलो नहीं करके अपना एक नया मॉडल लेके आते हैं। मतलब यही चलता है, अगर पॉलिटिक्स में देखें तो ऐसा ही चलता है। वैसे ही था कि जब इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी का सरकार बस 4 साल के लिए रहा था। ये क्वेश्चन भी अगर पूछे कि मतलब योजना पहले ही खत्म हो गई थी, 5 साल की तो योजना थी, जैसे 5 साल का होता है ना कार्यकाल, इनका 5 वर्षीय योजना भी था, लेकिन 4 साल के अंदर ही खत्म हो गया था, पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया था। तो कौन बने थे सरकार में, कौन आए थे, तो उस टाइम आए थे आपको मोरारजी देसाई आ गए थे सरकार में, और वो क्या किया, वो हटा दिए। जनता पार्टी के पहले नॉन कांग्रेस थे, ये जनता पार्टी से बने थे, पहले नॉन कांग्रेस ये थे मोरारजी देसाई, 1977 में बने थे पीएम। और ये क्या किए, ये आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना को मतलब खत्म कर दिए कि नहीं मानने वाले थे। तो इसी वजह से 2 साल का जो रोलिंग प्लान आया ना, वो आपको 1978 से 80 में आया। बस इतना याद रखिए कि 2 साल के लिए आया रोलिंग प्लान, और ये आपको 1978 से 80 के लिए आया, 1978 से 1980 के लिए आया था रोलिंग प्लान, 1978 से 80। और उसके मेन कर्ता धर्ता कौन थे, तो ये थे आपको डीटी लखड़वाला। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा, कौन थे रोलिंग प्लान के, डीटी लखड़वाला। 2 साल के लिए आया था आपको 5th 5 ईयर प्लान के बाद, जैसे 4 और 5th आया, 5th के बाद आपको 2 साल के लिए फिर वापस से रोलिंग प्लान आ गया। फिर आते हैं हम लोग छठे पे। आगे है छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 85 है। यहाँ पे आपको आगत निर्गत मॉडल था। क्या था आपको, आगत निर्गत मॉडल, जिसको ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल भी बोला जाता है। ये आपको योजना को गरीबी हटाओ या रूरल डेवलपमेंट पे भी फोकस इसको बोल सकते हैं हम लोग। 1980 से 85 इसका टाइम पीरियड था। यहाँ पे आगे देखेंगे कि अधिक लक्षित दृष्टिकोण के साथ गरीबी उन्मूलन, हाँ, जो मैंने अभी आपको बताया कि गरीबी उन्मूलन यही था इसका मेन। इसमें सबसे मैंने नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना होती है 1982 में, और निर्यात आयात बैंक की अधिनियम 1981 में आता है, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में, ऐसे याद रखना है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में। और अगर बहुत ज़्यादा जानना है, और अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी जानना है, एग्जाम के लिए जानना है, तो शिव रमन कमेटी से रिलेटेड है। कौन है, नाबार्ड शिव रमन कमेटी से रिलेटेड है, बस इतना याद रखिए। और ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि निर्यात आयात बैंक, जिसको एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फाइनेंस बैलेंस इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 7वीं पंचवर्षीय योजना। छठी अभी हमने देखा ना कि छठी अभी हमने देखा किससे है, आगात निर्यात मॉडल पे, किससे, आगत निर्गत मॉडल, जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल भी बोलते हैं। और ये भी वही था, गरीबी हटाओ का नारा था, और यहाँ पे नाबार्ड की स्थापना हो जाती है 1982 में। तो ये कब होती है, 1982 में होती है, छठी पंचवर्षीय योजना के टाइम में, रोलिंग प्लान के बाद आता है ये। आगे है 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये 1985 से 1990, क्या है, 1985 से 1990। और इसका मॉडल क्या था, तो डब्ल्यू मिलर मॉडल था। इसका क्या था, डब्ल्यू मिलर मॉडल। यहाँ पे भी आपको फोकस किस पे था, तो खाद्यान्न उत्पादन में, रोजगार में योजना की रूपरेखा या फ्रेमवर्क के भीतर दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की शुरू की गई। यहाँ पे आपको इंदिरा गांधी का डेथ हो गया था, तो फिर ना राजीव गांधी आ गए थे, राजीव गांधी इसको कंटिन्यू रखे थे 7वीं पंचवर्षीय योजना को। यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे 7th 5 ईयर प्लान पे पढ़ रहे हैं ना हम लोग। यहाँ पे पहली बार 3 वर्षीय आयात निर्यात नीति की घोषणा की गई। यहाँ पे आपको शुरुआत हो गया था आधुनिकीकरण का, जिसमें कंप्यूटर 1985, पीसीओ 1988 और मैसकॉम 1988 में आया था। निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक महत्व दिया गया था। योजना के अंतर्गत जवाहर रोजगार 1989 में शुरू किया गया, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 1987 में हो जाती है, ठीक है। इतना ही सब कुछ हुआ था। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि सेबी है, यहाँ पे सर ने नहीं दिखा है अपने बुक में। सेबी आप लोग लिख लीजिएगा कि सेबी का ईयर क्या है, यहाँ से इसको रिमूव करके सेबी का ईयर लिख लेते हैं, तो ये भी आपको इसी टाइम में है, 1988 में आया था। सेबी आया था आपको 1988 में, कौन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में सेबी आया था आपको। आगे देखेंगे हम लोग वार्षिक योजना। इसके बाद भी आपको 2 साल का गैप आया था, प्लान हॉलिडे जिसको बोलते हैं, वार्षिक योजना 1990 से 1992, ऐसे याद रखिए।
जैसे देखिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, सेकंड 5 ईयर प्लान आया और थर्ड 5 ईयर प्लान आया। उसके बाद क्या आया, जैसे 3 कंटिन्यू आया ना, तो 3 साल का गैप आ गया। फिर चौथा और पांचवा आया, फिर 2 साल का गैप आ गया। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पांचवा के बाद छठा सातवां पढ़ते हैं हम लोग, फिर 2 साल के लिए गैप हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसको याद करने में। पहले 3 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल, ऐसे करके गैप है। उसके बाद कोई गैप नहीं है, तो बस इतना ही याद रखेंगे। इसके बाद कोई गैप नहीं है। इसमें ना मेन आपको एलपीजी पे फोकस था। किस पे था? एलपीजी पे फोकस था। यहाँ जो भी दिया हुआ है इसको अगर नहीं भी पढ़ेंगे, बस एलपीजी याद रखेंगे, जिसमें आपको लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे फोकस था। ठीक है, इसको आगे डिटेल में देखेंगे, सेकंड स्लाइड में देखेंगे उसको। अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि वार्षिक योजना प्लान हॉलीडे आ गया था 1990 से 92 का। आगे है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 97 है। यहाँ पे आपको उत्पादक रोजगार के समुचित अवसर उत्पन्न कर सर्वांगीण मानव विकास इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था। इसको राव मनमोहन सिंह मॉडल पे आधारित था। किस पे था ये? मनमोहन सिंह मॉडल पे आधारित था ये। ठीक है, राव मनमोहन मॉडल इसको बोलते हैं इसको। और यहाँ पे ना प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्षों के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस योजना के अंतर्गत तीव्र समग्र आर्थिक विकास, कृषि, विनिर्माण संबंध क्षेत्रों में विकास, आयात एवं निर्यात में वृद्धि, व्यापार और चालू खाते के घाटे में सुधार, रोजगार आश्वासन योजना 1993 में शुरू किया गया और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में शुरू किया गया। आगे और भी कुछ है क्या? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना होती है 1993 में और मध्याह्न भोजन योजना 1995 में शुरू किया गया। ठीक है, अभी इतना पढ़ने के बाद अगर जानना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी, तो शॉर्टकट में हम लोग देखेंगे कि ये राव मनमोहन मॉडल से रिलेटेड है, जिसको डब्ल्यू मिलर मॉडल तो 7th में है ना, जिसको राव मनमोहन मॉडल बोलते हैं। और यहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि कृषि, विनिर्माण संबंध क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को समाप्त करना भी था। और इस टाइम में आपको सबसे मेन जो हुआ था ना, वो आपको हुआ था कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना पंचायती राज का भी तो ईयर याद होना चाहिए ना, 1992 में था। यहाँ पे देखिए मॉडल क्या है आपका, 8वीं पंचवर्षीय योजना और 1992 से 97 है। तो अगर कोई पूछ दे एग्जाम में, मतलब कोई नहीं पूछे, एग्जामिनर अगर पूछ दे आपसे कि पंचायती राज व्यवस्था कौन से पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में थी, तो ये कौन सी थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में। क्योंकि पंचायती राज कब आया था? तो यह आया था आपको 1992 में। और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। पार्ट आपको 9 में आता है पंचायती राज और शेड्यूल 11 में आता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखेंगे। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हिंदी में आप लोगों को बहुत ही टफ लग रहा होगा, मध्याह्न भोजन योजना 1995। इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में, हम लोगों के लैंग्वेज में अगर इसको पढ़ें तो इसको मिड डे मील बोलते हैं, जो कि हर एक को पता होगा कि मिड डे मील, ये हम लोग रिलेट करते हैं मिड डे मील से। तो 1995 मिड डे मील आ गया था 1995 8 5 ईयर प्लान के टाइम में। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना पे आ गए हम लोग। यहाँ से इसको रिमूव कर ले ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। वहाँ पे ना आपको जैसे देखिए कहाँ थे हम लोग, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपको वार्षिक योजना जो आया, इसके 8वीं के बाद से आपको डायरेक्ट 12 तक कोई भी गैप नहीं है। मतलब डायरेक्ट ईयर है आपको 5-5 साल का जो चला है, कंटिन्यू चला है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है याद करने में। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता आपको न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पे दिया गया था, जिसके 4 विकसित मतलब आयाम थे: जीवन की गुणवत्ता, उत्पादनपूर्ण रोजगार का सृजन, क्षेत्रीय संतुलन और आत्मनिर्भरता। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में लॉन्च हुआ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में लॉन्च हुआ और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टीपीडीएस की स्थापना होती है 1997 में, जिसको लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं। और अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू और सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, अंत्योदय अन्न योजना जो कि 2000 में है और सर्व शिक्षा अभियान 2001 में रिलेटेड है। ठीक है, 2001 से रिलेटेड है। और इसी टाइम में आपको क्या बोलते हैं इसको, सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में आया था ना, उसके बाद आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आया था। कब आया था? हाँ, 2002 में आया था। 2002 में जो आया था एक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर उसको चाहें तो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, सुन के लिखिएगा कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2002 में, जिसमें ना आपको एलिमेंट्री जो था ना एजुकेशन सिस्टम, उसको कंपलसरी बना दिया गया। मतलब कि अब सबको, जैसे 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एकदम कंपलसरी है कि एजुकेशन मिलना चाहिए, तो फ्री एजुकेशन हो गया था उस टाइम से। आगे देखेंगे हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं।
10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में है। इस योजना में सरकार की भूमिका की पूर्ण व्याख्या की गई। शहर आधारित संरचना, दूरसंचार, बिजली, बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को ज़्यादा अवसर प्रदान हुए। इस योजना में समानता एवं सामाजिक न्याय के लिए नीतियां बनाने पर बल दिया गया। जैसे यहाँ पे आप लोग सब अगर शॉर्टकट में अगर समझना है कि क्या था ये 10वां पंचवर्षीय योजना, तो इसमें आपको बस इतना था कि सबका साथ और सबका विकास, जिसमें 11 की इंडिकेटर्स थे कि 11 ऐसे हैं कि आपको मानना है। कौन कौन थे ये जानना जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखना है कि 11 की इंडिकेटर थे डेवलपमेंट के, बस उनको मानना था। और यहाँ पे देखिए नरेगा जो दिया हुआ है, जिसको 2006 में जिसको मनरेगा बोला गया, 2006 में इसका नाम बदलकर मनरेगा रख लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। और सबका साथ सबका विकास, बस इतना ही जानना है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पे ऐसा कुछ खास दिया हुआ नहीं है। जैसे देख लीजिए केवाईसी है, केवाईसी को अगर जानना चाहें तो केवाईसी 2005 में आया था। आगे देखेंगे हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था आपको तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर। क्या था? तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें कि इसका क्या क्या था। तो इस योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया। ठीक है, किस पे बल दिया गया? द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि बीमा योजना, किसान के लिए ऋण माफी की योजना, और इसमें पर्यावरण का संरक्षण। ये इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण का संरक्षण किस में आया था, तो ये आपको आया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 11वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। आगे देखेंगे हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017, जो कि 2017 तक रहा नहीं था, क्योंकि 2017 एक क्या बोलते हैं उसको, नीति आयोग आ गया था ना, अपना नीति आयोग आ गया था आपको 1 जनवरी 2015 में ही आ गया था नीति आयोग। तो ये तो पहले ही खत्म हो गया था। लेकिन अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये लास्ट था अपना 2012 से 2017। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीव्रधारणीय एवं अधिक समावेशी विकास, जिसका मतलब होता है फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या है? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसको तीव्रधारणीय अधिक समावेशी विकास था इसका लक्ष्य। और प्रत्येक राज्य द्वारा 11वीं योजना की तुलना के में 12वीं योजना में अधिमानता उच्चतर औसत विकास दर हासिल करने का लक्ष्य था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना था। 12वीं योजना आयोग की अंतिम योजना थी। 2015 में योजना आयोग का स्थान लेने के लिए नीति आयोग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि क्या है, नीति आयोग की स्थापना हो गई थी 2015 में। कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कब हो गई थी, तो 1 जनवरी 2015 लिख लीजिएगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया था। अगर इससे ज़्यादा पूछता है ना कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का क्या लक्ष्य था, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। तो जीडीपी आपको 8% था, एग्रीकल्चर आपको 4% था, और मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक आपको 10% था। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग आपको 10% था। ऐसे करके वहाँ पे आप लोग अपने नोट में लिख सकते हैं कि ऐसा ऐसा था। ठीक है, इसके बाद आप लोग को ये डिसॉल्व हो गया प्लानिंग कमीशन, और फिर आपको नीति आयोग आ गया था। ठीक है, नीति आयोग को हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपने विचार प्रकट करें कि ये वीडियो अच्छी है, आप लोगों को याद हुई नहीं हुई। याद नहीं हुई है तो इस वीडियो को 1 बारी 2 बारी वापस से देखें और अपने नोट्स लिख लें, ताकि आप लोग उसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं वहाँ से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।